हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा बच्चों कि दहन क्या होता है, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, फिर इसके बाद दहन के उदाहरणों के बारे में बात की थी, दहनशील और गैर दहनशील पदार्थों के बारे में बात की थी। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फिर बात की थी दहन के उत्पाद के बारे में कि दहन के जो उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है, वो कैसे होंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि ज्यादातर जो हमारे फ्यूल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि ऐसे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। जैसे हम बात करें, मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, तो ये सभी क्या है, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे CF फार्मूला की बात करें हम, तो CH4 C4H10 ब्यूटेन होता है, CH4 मीथेन होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इन हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखे सिंपल से, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर। अच्छा, इसे बैलेंस कर लेंगे। चलो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। बैलेंस करना आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। फिलहाल आप ये रिएक्शन देखो, तो मीथेन को जलाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। इस तरीके से हम रिएक्शन लिखते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दहन के उत्पाद क्या क्या होते हैं। फिर दहन के प्रकार के बारे में बात की थी। 3 प्रकार के दहन होते हैं, तीव्र दहन, सतह दहन और विस्फोट। तीनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी बात कर ली थी। एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की तीव्र दहन की, जिसको हम रैपिड कंबशन भी कहते हैं। तीव्र दहन में क्या होता है, एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। एकदम से दहन होता है, यानी कि रैपिडली कंबशन होता है। जैसे हम बात करते हैं एलपीजी, तो जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो एकदम से जलने लगता है। दूसरा दहन है हमारे पास स्वतः स्फूर्त दहन। अब स्वतः स्फूर्त दहन में क्या होता है, स्वतः स्फूर्त दहन में किसी भी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है बिना एक्सटर्नल हीट के अपने आप, यानी कि स्वतः जलने लगता है, अपने आप ही जलने लगता है। इस प्रकार के दहन को कहा जाता है स्वतः दहन। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास विस्फोट। अच्छा, स्वतः दहन में भी 2 चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हीट और लाइट, जबकि तीसरा है हमारे पास विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन। अब ये जो दहन है, इस प्रकार का जो कंबशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल हीट और प्रेशर दोनों जरूरी होते हैं। यहाँ पर हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है जैसी बाकी दोनों में होती है, हीट लाइट के साथ साथ यहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्लियर है इतना? चलो, अब बात करते हैं वायु आपूर्ति की मात्रा और उत्सर्जित उत्पादों के आधार पर दहन को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 2 और काइंड हम पढ़ेंगे। एक है हमारे पास पूर्ण दहन,
और एक है अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन में क्या होता है, यदि कोई हाइड्रोकार्बन जल रहा है या कोई भी फ्यूल जल रहा है और उसे जलते समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है या ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस दहन को कहा जाता है पूर्ण दहन। ठीक है, और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम कहते हैं CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, और इस दहन को कहा जा रहा है पूर्ण दहन, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हवा है या ऑक्सीजन है। पर्याप्त मात्रा में हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या होगा, पूर्ण दहन, और गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि इसके जस्ट अपोजिट है अपूर्ण दहन, यहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन मिलती है, और इस दहन को अपूर्ण दहन कहा जाता है। यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में कालिख यानी कि कार्बन, पानी यानी कि वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरह के दहन को कहा जाता है अपूर्ण दहन। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये बात हो गई पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन की, यानी कि कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। अब आप समझ गए हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, इसके बारे में बात करते हैं। अब दहन को जलने के लिए 3 आवश्यक शर्तें चाहिए, यानी कि दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें चाहिए। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि कोई भी दहनशील पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि दहन तभी संभव है जब हमारे पास कोई दहनशील पदार्थ होगा। दहनशील पदार्थ ही नहीं है तो दहन कैसे संभव है? क्लियर? चलिए, तो दहन, दूसरा है दहन समर्थक की उपस्थिति, यानी कि दहन के लिए दहन समर्थक जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसकी पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है, यानी कि जितनी मात्रा में हमें चाहिए ये उतनी मात्रा में ये होना चाहिए, तभी जो है दहन होगा अच्छे से। तो 2 कंडीशन हमने पढ़ ली, पहला है दहनशील पदार्थ और दूसरा है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, ईंधन के प्रज्वलन तापमान की प्राप्ति। अब प्रज्वलन तापमान क्या है? प्रज्वलन तापमान मतलब वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। किंडलिंग तापमान भी इसे कहते हैं हम। तो प्रज्वलन तापमान यानी कि जैसे आपने देखा है कुछ पदार्थ बहुत आसानी से जल जाते हैं और कुछ को जलने में समय लगता है, तो ये किसकी वजह से है? ये है इसके प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। जो जल्दी जल रहे हैं उनका प्रज्वलन तापमान कम है, जो देर में जल रहे हैं उनका प्रज्वलन तापमान ज्यादा है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये 3 आवश्यक शर्तें हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, लकड़ी है, और एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि है मिट्टी का तेल। तो आपने देखा होगा
लकड़ी को जब आप जलाते हो तो क्या वो तुरंत जलने लगती है? नहीं जलती है। लकड़ी को जब आप जलाते हो तो थोड़ा देर बाद जो है, थोड़ा देर तक वो हीट होती रहती है, फिर उसके बाद जलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो प्रज्वलन तापमान है बहुत ज्यादा कम नहीं है, बल्कि क्या है, प्रज्वलन तापमान हाई है, ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से ये आसानी से आग नहीं पकड़ रहा है, यानी कि आसानी से हम इसको इसका दहन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, आसानी से ये नहीं जल रहा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। वही मिट्टी के तेल की बात करते हैं, तो मिट्टी का तेल हमने कहीं पर डाला, माचिस लेकर के गया, उसके ऊपर से तुरंत जलने लगता है। यानी कि इसका जो प्रज्वलन तापमान है वो क्या है, काफी कम है। इस वजह से ये आसानी से क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, आसानी से जल रहा है। तो विभिन्न पदार्थों के लिए प्रज्वलन तापमान अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रज्वलन तापमान है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, और किसी किसी का बहुत कम होता है। जैसे फास्फोरस है तो उसका प्रज्वलन तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, जिस वजह से वो रूम टेम्परेचर पर आते ही अपने आप ही स्वतः दहन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कैरोसिन का प्रज्वलन तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम होता है, इसीलिए इसे हम आसानी से जला लेते हैं। तो इसका प्रज्वलन तापमान कम है इसके प्रज्वलन तापमान से। तो वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तथा आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एलपीजी, अल्कोहल, सीएनजी, पेट्रोल, इन सभी का प्रज्वलन तापमान क्या होता है, काफी कम होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, क्योंकि आसानी से ये जल जाते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ तभी जलना शुरू करता है जब वह एक निश्चित न्यूनतम तापमान यानी कि प्रज्वलन तापमान तक पहुंच जाता है, उससे पहले वो बर्न नहीं करेगा। यही कारण है कि लकड़ी के टुकड़ों को आग पकड़ने से पहले कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलो, जिन पदार्थों का जलन तापमान कम होता है वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया यहाँ पर। कुछ पदार्थ अपने आप जल जाते हैं, इस प्रकार के दहन को स्वतः स्फुट दहन कहते हैं। वे अपने आप जल जाते हैं क्योंकि उनका प्रज्वलन तापमान कमरे के तापमान के बराबर या बहुत करीब होता है। उदाहरण के लिए जैसे सफेद फास्फोरस, ये अपने आप ही जलने लगता है जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, इतना आप नोट कीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्निशन तापमान के बारे में बात करते हैं। तो इग्निशन तापमान, जैसे हमने बात की, प्रज्वलन तापमान भी जिसे हम कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और जलना शुरू करता है। ठीक है, यह किसी भी अवस्था में किसी पदार्थ के साथ हो सकता है, चाहे वह ठोस, तरल या गैस हो। कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक वह अपने ज्वलन तापमान तक ना पहुंच जाए। जैसे कि फास्फोरस है, ये जल्दी अपने जलन तापमान तक पहुंच जाता है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है। लकड़ी है तो वो देर में अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचती है, इसीलिए उसे जलने में समय लगता है। मिट्टी का तेल है, उसका प्रज्वलन तापमान काफी कम होता है, इसीलिए वो भी आसानी से जल जाती है। क्लियर है? चलिए, यदि वायु का तापमान 35 डिग्री या उससे ऊपर अधिक हो तो फास्फोरस बिना अतिरिक्त ताप के भी आग पकड़ सकता है। क्लियर इतना? चलिए नोट कीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं।
माचिस की तीली स्वयं नहीं जल सकती। आग पकड़ने के लिए उसे एक विशिष्ट तापमान, जिसे ज्वलन तापमान कहते हैं, तक पहुंचना आवश्यक है। अलग अलग पदार्थों के प्रज्वलन तापमान अलग अलग होते हैं, जैसे अभी तक हमने बात भी की, जैसे मिट्टी के तेल का अलग है, लकड़ी के लिए तापमान है वो अधिक है। ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एलपीजी, सीएनजी, डीजल, एसीटोन, इनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें जिनकी अभी हमने बात की थी कि ईंधन होना चाहिए, वायु ऑक्सीजन होनी चाहिए और प्रज्वलन तापमान होना चाहिए। एक बार आप इन्हें नोट कीजिए, फिर इससे आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए, तो ये दहन के लिए शर्तें हैं कि फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। अब आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, है ना? अभी हमने ये तो देख लिया है कि दहन होता क्या है, होता कैसे है, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, किन की वजह से दहन होता है, किन की वजह से दहन नहीं होता है। ठीक है। तो आग पर नियंत्रण पाया कैसे जा सकता है? देखो, अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी है ना? अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन हट जाती है तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है। तो पहला मेथड तो यही है कि इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को हटाना, उससे भी आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जो हम ज्यादातर, जब भी हम सोचेंगे कि आग पर नियंत्रण कैसे पाना है, तो वही मेथड हम यूज करेंगे, वो है पानी, यानी कि पानी डाल करके हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में कि आग पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इसके क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, कि कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम फ्लेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।